दोस्तों, लर्न शिक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है और सबके बहुत सारे मन में सवाल उठते जा रहे हैं कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरें, कौन सा जोन चुनें, कब से स्टार्ट है, अगर हमारे फॉर्म में गलती हो गई है तो करेक्शन कैसे करना है। मतलब तरह तरह के सवाल उठे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं इसी वीडियो में सारे सवालों का जवाब ज़रूर अच्छे से दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेलों की बात करते हैं। जो ये वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है, इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म शुरू होने वाला है वो 23 जनवरी से स्टार्ट हो गया है और 22 फरवरी को क्लोज होने वाला है। मतलब आपके पास 30 दिन है। अब मैं मानता हूँ कि आप शुरू के कम से कम 5 से 7 दिन फॉर्म को ना भरें तो ही बेहतर होगा। उसके 7-8 दिन बाद फॉर्म भरें, साइट वाइट भी ठीक चलने लगेगी और आपको ये भी पता पड़ जाएगा कौन से में सबसे ज़्यादा फॉर्म जा रहे हैं, कितनी तेज़ी से, रफ्तार से। मतलब 10 दिन में आपको चीज़ें की थोड़ा बहुत पता पड़ जाएगी। ठीक है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, मतलब जैसे कि आरआरबी ने एक अच्छी मुहिम चलाई थी कि जैसे एसएससी अपना एक बार बायोडाटा भरवा लेती थी ना, ऐसे ही अब आरआरबी भरवाने लगी है। आरआरबी के जिसने पहले पेपर दिए होंगे ना, जेई टेक्नीशियन या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दिए होंगे, उसके बेसिक डिटेल पहले से ही भर रखे होंगे, तो उनको फॉर्म भरने में और भी आसानी होगी। जिनकी नहीं भर चुकी और उनकी किसी चीज़ में गलती हो गई है तो उनके लिए करेक्शन डेट 25 फरवरी से चालू हो जाएगी। घबराने की बात नहीं है, बस अपनी डेट ऑफ बर्थ में गलती मत कर देना, क्योंकि फिर आपका जब आगे खुलेगा ना ग्रुप डी के बाद, फिर आपकी बेसिक डिटेल फिर ही चेंज हो सकती है, फिर इसमें चेंज नहीं हो पाएगी। ठीक है। आपको जैसा कि पता है कि ये लेवल 1 की बेसिक वैकेंसी है। फिलहाल अकॉर्डिंग टू द 7th पे कमीशन इसकी जो बेसिक पे है ना वो 18,000 है और ग्रेड पे इसका 1800 लगता है। तो कुल मिला के ये कुछ बेसिक डिटेल हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसकी जो फ़ीस रहने वाली है वो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 500 रहने वाली है, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड और ईबीसी की 250 रहने वाली है, और फीमेलों की बात करें तो सारी कैटेगरी की 250 रहने वाली है। अब यहाँ पे गौर देने वाली बात है, जब हम पे ईडब्ल्यूएस होता है ना तो हम सोचते हैं कि हम ईबीसी कैंडिडेट में भी आते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में, तो हम ईबीसी लगा के उस फॉर्म को तो भर देते हैं विदाउट सर्टिफिकेट होने के बावजूद। लेकिन बाद में जब हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाते हैं, हमारा नंबर आ जाता है, तो वहाँ पे जो ईबीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है ना, तो उससे पहले बनवाना होता है, तो कम से कम उसको ही बनवाने में 1000 रुपये निकल जाते हैं। तो अगर आपके पास ईबीसी का सर्टिफिकेट अभी से है तो 250 रुपये के फीस के जरिए उस फॉर्म को भरें, अन्यथा बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट जो है वो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 36 साल है। पहले 33 हुआ करती थी, अब कोरोना की वजह से हर कैटेगरी को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दे दिया है। जैसे कि ओबीसी को तो वैसे ही ऊपर से 3 इयर्स का मिलता है, तो इसकी और 36 और 3 39 हो जाएगी। एससी एसटी को 5 साल का है तो 42 हो जाएगी। ठीक है, ये रहा एज की डिटेल। वैकेंसी की बात करें तो 32,438 वैकेंसी है। इसकी बात चल रही थी कि इसमें खाली आईटीआई लागू होने वाली है, तो अब जैसा भी सरकार ने डिसीजन लिया है, 10th और आईटीआई दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल रही। हम बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी। यदि आपकी सारी चीज़ें पार हो जाती है, आप पीटी के लिए चुने जाते हो, तो आपको पीटी कैसा होगा, मतलब जो मेल कैंडिडेट है उनको 35 किलो वजन उठा के 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट में, और उसके जस्ट बाद 1 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 4 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट है तो 20 किलो वजन उठा के 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट में, 1 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 5 मिनट 40 सेकंड में। ये तो पीईटी की डिटेल रही। लेकिन यहाँ पे गौर देने वाली बात है कि आपके पास सिर्फ ओनली 1 चांस है। मतलब रनिंग के लिए तो आपको सबको पता होगा, आपने यूपी पुलिस, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल या किसी भी चीज़ की रनिंग दी होगी तो उसके लिए 1 चांस मिलता है। लेकिन हम वजन को सोचते हैं, अगर हमसे 35 किलो वजन नीचे गिर गया या 20 किलो वजन नीचे गिर गया तो फिर दोबारा हमको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि आपके पास सिर्फ 1 चांस है। मतलब अक्सर लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती तो उनसे वजन गिर जाता है। मतलब वो एक रेती भरा बैग देते हैं, उसको लेके तुमको 100 मीटर चलना होता है, तो जब उसको हमको खुद उठाना होता है ना, तो कभी कभी चांसेस ऐसे हो जाते हैं। तो अब दोबारा अब उस चीज़ की डिमांड करें कि हमको दोबारा मौका मिलना चाहिए, तो उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है। अब ये रही पीईटी की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। एग्ज़ाम में जैसा कि आपको सबको पता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। तो
मतलब 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, जैसे कि आरआरबी के हर टाइप के पेपर में होती है। 90 मिनट आपके पास होने वाले हैं, मतलब 1.5 घंटे में आप 100 क्वेश्चन करने वाले हो। अब हम आगे बताएंगे मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस ये सब चीज़ कैसे कवर करोगे। पहले हम बेसिक डिटेलों को कवर करते हैं। अब सबसे बड़ा जो लोगों का डाउट है ना, वो पोस्ट प्रेफरेंस और ये होने वाला है। गलती से मैंने यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस लिख दिया है, यहाँ पे जोन प्रेफरेंस आना चाहिए। मतलब प्रेफरेंस नहीं बोलेंगे, जोन तो आपको एक ही चुनना होगा। तो आप कौन से जोन में ज़्यादा बेटर रहेंगे, कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है। यदि मैं प्रयागराज भरूँ तो सही रहेगा या चेन्नई भरूँ तो सही रहेगा। मतलब कुछ को तो ये भी नहीं पता, जैसे गुवाहाटी हम भरते हैं तो गुवाहाटी असम में ही लगता है, तो थोड़ी बहुत कभी कभार मिस्टेक हो जाती हैं। जैसे कि हम हाजीपुर भरते हैं तो हाजीपुर कुछ कभी कभी ये नहीं पता होता कौन से स्टेट में लगता है। तो मैं सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं हम जोन प्रेफरेंस या जोन की बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने वैकेंसीज वाइज इसको लगाया है। नॉर्दर्न रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 4785 वैकेंसी। ये सबको पता है कि वो रेड जोन है, मतलब जो नॉर्थ साइड के सारे बंदे हैं ना, वो इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, तो अपने आप में रेड जोन बन जाता है। मुंबई में भी बहुत सारे वैकेंसी, इसके जस्ट बाद वेस्टर्न रीजन। मुंबई के 2 रीजन लगते हैं, एक वेस्टर्न रेलवे और एक सेंट्रल रेलवे। तो वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों में ही अच्छी खासी वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा होने से ही रेड जोन बन जाता है। ठीक है। अब हम साउदर्न रेलवे की बात करते हैं, तो साउदर्न रेलवे में वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये फिर भी रेड जोन में नहीं आता, क्योंकि नॉर्थ के जितने भी बंदे पढ़ने वाले हैं ना, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, तो वो साउथ की साइड जाना कम चाहते हैं, क्योंकि ये लेवल 1 की वैकेंसी है। और इस वैकेंसी के बाद यदि कोई अदर पोस्ट मिल जाती है, कैसी भी पोस्ट मिल जाती है, अभी तो हम सारे सोचते हैं कि कैसे भी जॉब कर लेंगे, वहाँ पर फिर थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वहाँ पर फॉर्म कब जाते हैं, चाहे वैकेंसी कितनी भी आए। ये सब डिटेलों के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी तो मैं आपको वैकेंसी और रेलवे दिखाना चाहता हूँ। ये है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ये गुवाहाटी में इतनी वैकेंसी है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, ये भी रेड जोन में आता है। और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउदर्न रेलवे सिकंदराबाद, ये अच्छे खासे जोन हैं जिनमें इतना फोकस नहीं रहता, और साउथ साइड के हैं तो ग्रीन जोन में आते हैं। मतलब यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो अगर आपकी तैयारी थोड़ी कम है, आप उम्मीद करते हो कि कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर थोड़ा रेड जोन में आ जाते हैं, क्योंकि बाहर के बंदे रेलवे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और फॉर्म भी वहाँ से ज़्यादा जाते हैं, तो हर कोई अपने होम टाउन लेना चाहता है। ठीक है। अब ऐसे ही सारे जोन हमने कवर कर लिए। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जो कि कर्नाटक में आता है, भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ऐसे ही मैंने वैकेंसी वाइज ये सारे जोन लगा दिए हैं। आप एक बार फिर भी वीडियो को दोबारा से देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि जो अगर हमने नॉर्दर्न रेलवे भर भी दिया, हाँ यहाँ के बंदे सोचते हैं जैसे नॉर्थ साइड के, अगर हमने नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली देख के भर दिया तो क्या हमको दिल्ली में ही जॉब मिलेगी आगे जाके? तो ज़रूरी नहीं है। दिल्ली में भी डिवीज़न बटे होते हैं। मतलब दिल्ली में पहले 5 डिवीज़न हुआ करते थे, अब 6 डिवीज़न हो गए, क्योंकि जम्मू अभी नया डिवीज़न बना है। तो ज़रूरी नहीं है तुम्हारा दिल्ली में नंबर आ जाए, अच्छे खासे नंबर हो, 80 90 जितने भी हों, तो तुम्हारी दिल्ली में ही जॉब लगे। तो दिल्ली में अम्बाला डिवीज़न है, दिल्ली खुद का डिवीज़न है जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर भी है। फिरोजपुर डिवीज़न है जो कि पंजाब में लगता है। लखनऊ डिवीज़न है यूपी में, मुरादाबाद यूपी में, और जम्मू नया डिवीज़न बना है। तो ज़रूरी नहीं है तुम्हारी इसी डिवीज़न, सपोज करो तुम्हारी एसएनटी में नौकरी लगती है तो पंजाब तुम्हारी यहाँ भी जॉब लग सकती है, फिर ज़रूरी नहीं दिल्ली में लगे। पंजाब में जॉब लग के पंजाब के फिरोजपुर में भी किसी भी गाँव में, मतलब एक एसएनटी वाला बंदा कम से कम 3-4 स्टेशन को संभालता है, तो किसी भी गाँव में लग सकती है, दिल्ली भर के भी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है तुमने दिल्ली कट ऑफ क्लियर कर दी, सब कुछ हो गया तो तुम्हारी दिल्ली ही जॉब लगे। तो कहते हैं ना कि हमने दिल्ली भर दिया तो उम्मीद है दिल्ली ही लगे। तो हम बात करते हैं आगे प्रयागराज की। मतलब ये जो 2 जोन है ना, ये सबसे रेड जोनों में आते हैं। नॉर्दर्न रेलवे का बच्चा, मतलब नॉर्थ साइड का बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता है, तो इन जोन पे ज़्यादा फोकस करता है सबसे ज़्यादा, अगर उसकी तैयारी ठीक ठाक है तो। अब बात करते हैं एनसीआर, मतलब प्रयागराज, यहाँ पे अभी महाकुंभ लगा हुआ है। उसके 3 डिवीज़न है, प्रयागराज, झांसी और आगरा। प्रयागराज में इसका हेडक्वार्टर लगता है।
और झांसी और आगरा डिवीज़न हो गया, मतलब 3 डिवीज़न हो गए। तो ज़रूरी नहीं है तुमने अगर गौतम बुद्ध नगर से या तुमने यहाँ से अलीगढ़ से फॉर्म भरा हो तो तुम्हारी यहीं पे लगी, तुम्हारी जॉब झांसी में भी लग सकती है। मतलब प्रयागराज की कट ऑफ क्लियर करके भी तुम्हारी झांसी पे भी जॉब लग सकती है, फिर भी तुम घर के पास नहीं हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हो भी सकते हो, मतलब तुम्हारे अगर यहाँ के जोन भरते हो ना तो तुम्हारे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि अपने जोन में आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर में जोन वाइज कैसी कट ऑफ रही थी, कितनी वैकेंसी थी। सबसे ज़्यादा लोगों का जो फोकस रहता है ना वो चंडीगढ़ दिल्ली, मतलब दिल्ली जोन पे रहता है। तो इसमें पिछली बार 13,153 वैकेंसी थी आपकी, जो कि 4,000 के करीब है। तो वैकेंसी तो ज़्यादा थी और कट ऑफ उसकी 70.98, मतलब सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी जो दिल्ली जोन की थी। मैं ये दिखाने वाला हूँ। तो ऐसी ही मतलब सारी जोनों की वैकेंसी बटी पड़ी थी, उनकी ये कट ऑफ भी लगी हुई है, आप खुद देख सकते हैं जोन वाइज कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। जैसा कि मैं दोबारा बात करना चाहूँगा कि इलाहाबाद की 4,730 वैकेंसी थी और 66.48 कट ऑफ गई थी। यहाँ पे आप जोन वाइज वैकेंसी और कट ऑफ दोनों देख सकते हैं। जो सबसे कम कट ऑफ गई थी वो सिकंदराबाद जोन की गई थी। ठीक है, शायद पता नहीं इतनी वैकेंसी थी नहीं या गलती से मेरे से भर गया हो, 932 वैकेंसी थी आई थिंक, ये नहीं था। तो मतलब इसकी कट ऑफ सबसे कम गई थी। तो आप ग्रीन जोन में, रेड जोन और ग्रीन जोन अभी बताने वाला हूँ जो सबसे सेफ जोन रहेंगे आपके, लेकिन आपको 4-5 चीज़ें देखनी होंगी कोई सा भी जोन बनने से पहले। हम बात करते हैं ग्रीन जोन और रेड जोन कौन सा सेफ रहेगा। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आपको सेफ जोन कौन सा रहेगा। मतलब आपकी तैयारी कम है और आपने अभी अभी 6 महीने पहले तैयारी स्टार्ट की है, क्या पता आपका सबसे पहला फॉर्म यही हो ग्रुप डी का, तो आपके लिए सबसे बेहतर जोन कौन सा रहेगा अगर आपकी कम तैयारी है। और ये भी बताऊंगा कि क्यों नहीं बनना है और क्यों बनना है। अगर आपकी कम तैयारी है तो ये भर सकते हो, मतलब NFR गुवाहाटी, लोग यहाँ पे थोड़ा दूर असम साइड कम जाना चाहते हैं, सिकंदराबाद साउथ साइड और चेन्नई, मुंबई भी भर सकते हैं। मुंबई में ठीक ठाक वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी देके थोड़ा रेड जोन में भी आ सकता है, और बिलासपुर। ये जो 4 जोन है ना, इनमें आप भर सकते हो। इनकी कट ऑफ औरों के मुकाबले पक्का कम जानी है, मतलब सबसे कम इनकी ही जानी है, इन 5 जोन की। और आपको इन 5 जोन में जो भी सूटेबल लगे, आपको लगता है कि सबसे कम इस जोन की जाएगी तो इस जोन की भर सकते हो। और आपको लगता है कि आपकी तैयारी बेस्ट है, ठीक है, आप यहाँ के गाज़ियाबाद के रहने वाले हो तो आप NCR भर सकते हो। आप दिल्ली के नज़दीक रहने वाले हो ना, तो आप इन जयपुर के नज़दीक हो तो सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में बता दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपने सेफ जोन की कट ऑफ के फ़ायदा उठा लिए, मतलब आपको गुवाहाटी, सिकंदराबाद, चेन्नई, मुंबई या बिलासपुर मिल चुका है, तो आप उम्मीद करते हो जब 1 साल ड्यूटी हो जाती है, 2 साल हो जाती है, कैसे जल्दी से जल्दी घर जाया जा सके। तो यहाँ पर फिर सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर 2 तरीके के ट्रांसफ़र होते हैं, एक ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होता है और एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। तो ऑन रिक्वेस्ट में तुम ट्रांसफ़र लगाते हो किसी जोन के, सपोज करो नई दिल्ली वाले जोन का ट्रांसफ़र लगाते हो, तो वहाँ उसमें कम से कम 5 से या 10 साल निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी वैकेंसी भर चुकी होती है सारी की सारी, और वहाँ पे पहले से बहुत सारे ट्रांसफ़र लग चुके हैं, तो प्रायोरिटी उनको दी जाती है। और फिर बात करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र की। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में यदि तुम किसी दिल्ली वाले बंदे से ट्रांसफ़र लगाते हो तो वो क्यों आएगा ये बताओ चेन्नई, अगर वो दिल्ली में ठीक ठाक सेटल जॉब कर रहा है। और मोस्टली अगर चेन्नई वाला बंदा हो तो वो दिल्ली भरेगा ही नहीं, वो चेन्नई या आसपास साउथ के भरता है ग्रुप डी में। इतना बड़ा लेवल नहीं होता तो लोग इतनी दूर जाना भी नहीं चाहते। अगर आपको चेन्नई यहाँ पे मिल चुका है तो आप मोस्टली उम्मीद करो कम से कम 5 से 10 साल आपको यहीं पे जॉब करनी पड़ जाती है, क्योंकि आप धीरे धीरे ट्रांसफ़र ले पाते हो। पहले मुंबई आओगे, फिर ऐसे नज़दीक धीरे धीरे ट्रांसफ़र करवा पाओगे, आपको डायरेक्ट कोई ट्रांसफ़र नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं। फिर तो आप जो भी जॉन भरने वाले हो तो बहुत सोच समझ के भरो, अपने हिसाब से अपनी सारी चीज़ें। मेरे को फैमिली देखनी है, मेरे को आगे पेपर भी देने तरह तरह के, मैं इसमें सेटल नहीं हो सकता, लेवल 1 के मैं सेटल कैसे हो जाऊँगा, अगर मेरी अच्छी खासी तैयारी है। यदि आपकी एंड एज चल रही है, आपको जॉब लेनी ही लेनी है, तो आप इन जोन का फ़ायदा उठा सकते हो। तो यहाँ पे जोन क्लियर हो चुके हैं। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में बता देना, जो भी प्रॉब्लम आए। अब हम बात करने वाले हैं आपको पढ़ाई कैसे करनी है, मतलब सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना है। तो आपको ये तो पता है कि 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। तो आपको फ्री वाले कंटेंट बताऊंगा मैं, पेड वाला किसी को प्रमोट नहीं करूंगा।
तो साहिल सर की कुछ वाईफाई स्टडी की कुछ पुरानी क्लासें पड़ी हुई हैं, मतलब सारी की सारी एनटीपीसी की पुरानी क्लासें पड़ी हुई हैं, उन्होंने लगभग 100 क्लासें करवाई हैं एनटीपीसी के लिए। एक एक घंटे की क्लास है, बहुत अच्छा पढ़ाया है वो। सारे आरआरबी के पेपर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब मैंने भी टेक्नीशियन आरआरबी जेईई या कोई सा भी पेपर दिया है, मोस्टली साहिल सर से ही पढ़ा हूँ। तो वो बहुत अच्छे टीचर हैं और उनके फ्री कंटेंट पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा। ऐसे ही दीपक तीर्थयानी सर हैं, उनकी भी वाईफाई स्टडी पर पुरानी एनटीपीसी की वही वाली बैच की, मतलब जो फ्री बैच था उसी की ही क्लासें पढ़ी हुई। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा दोनों का। और अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जीके और जीएस को, जीके और जनरल अवेयरनेस को कैसे कवर करें। मोस्टली मैथ और रीजनिंग तो सब अपने अपने टीचर, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो खोज ही लेता है। तो जैसा कि मैं भी कुछ साल से 1-2 साल से पेपर दे रहा हूँ, तो मेरे को जैसा अपना पता पड़ा है ना, मैं भी टीचरों को चेंज करता रहा हूँ जनरल अवेयरनेस वगैरह में। तो जैसा कि 25 क्वेश्चन आते हैं लगभग, इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन तो जनरल उसके होते हैं, करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर आप 2 टाइप की देख सकते हो, एक डे करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, और एक मंथली करंट अफेयर। तो मंथली अगर तुमने 12 महीने की करंट अफेयर देख ली ना, अब इसका पेपर तो होने वाला लगभग जून जुलाई तक ही जाके होगा। तो पिछली 2023 के जून जुलाई से लेके अब के जून जुलाई तक अगर आप करंट अफेयर 12 महीने की कवर कर लेते हो, एक एक महीने की, तो भी मेरे हिसाब से इनफ होगा। तो एक क्रेजी जी के ट्रिप नाम का चैनल है जो हर मंथ करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से करवाता है, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। तो अगर डेली करंट अफेयर देखनी है तो क्रैक एग्जाम नाम का चैनल है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर करवाता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर को तो कंप्लीट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या स्टैटिक जी के। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि किसी भी जो टीचर होते हैं बहुत 100 क्लास या 50 क्लास करवाते थे, फिर भी हमको कुछ याद नहीं रहता। तो इन्होंने 3-4 घंटे की क्लास करवा रखी है, ये IAS PCS केंद्र नाम से, मतलब मैराथन टाइम में 7-8 घंटे की। तो इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया विद PDF के साथ। पता नहीं, ये तो मेरे को PDF शायद पेड है या फ्री है, तो आप पढ़ सकते हैं या खुद का कंटेंट बना सकते हैं। अगर आप PDF पेड भी नहीं खरीदना चाहते तो बहुत बढ़िया बेहतर रहेगा आपके लिए कि आप IAS PCS केंद्र की जो मैराथन है वो देखें। मतलब आप कहीं और से भी देख लेना, फिर अगर एक मेरे सजेशन के बेस पे आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना। GK GS के लिए ये सबसे बेस्ट मानता हूँ मेरे प्रेफरेंस के बेस पे। अब बात करते हैं जनरल साइंस का, जो कि अच्छा खासा वेटेज है, 25 नंबर का वेटेज है। और इसमें 25 में से कम 20 से 22 नंबर तो तुम आसानी से ला सकते हो, यदि साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हो तो भी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाया हुआ है। नीरज सर, इनके चैनल का नाम है साइंस मैग्नेट। ज़रूरी नहीं है तुम इनका बैच खरीदो यार, बैच तो बहुत महंगे भी आते हैं, 600-700 के। तो यूट्यूब पर कम से कम इन्होंने 45 क्लास करवाई थी ALP से पहले, वो जो कि बहुत अच्छी करवा रखी है, Day 1 Day 2 टाइप में। तो आप उन 45 क्लास को भी बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हो ना, तो आपके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा सच में। यहाँ पे सिलेबस कवर हो जाता है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बता देना। अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की, जो कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई मैं कैसे कौन सी पोस्ट भरूं, अगर मैं इस पोस्ट में लग गया तो क्या दिक्कत है, ये पोस्ट कैसी है मेरे हिसाब से। तो मेरे जो सजेशन का बेस्ट है या मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, मैं उसके बेस पोस्ट प्रेफरेंस कुछ इस तरीके से सजेस्ट करूँगा आपको। सबसे पहले आप पॉइंट मैन को ज़्यादा प्रीफर करना, वो बाद में अगली वीडियो में हम बता देंगे कि इन सब का क्या क्या होता है। इस टाइम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगला जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो SNT ट्राई कर सकते हो। ये भी मतलब अपॉइंटमेंट जो जॉब होती है ना, वो अगर बहुत बड़े जंक्शनों पे आप जॉब कर रहे हो तो 8 घंटे की होती है। अगर आप ब्रांच लाइन पे जॉब कर रहे हो, मतलब जहाँ पे सिंगल ही पटरी होती है, तो वहाँ पे 12 घंटे की जॉब हो जाती है, लेकिन वहाँ पे काम कम होता है। अगर बड़े जंक्शन पे कर रहे हो तो वहाँ पे 8 घंटे की तो जॉब होती है, लेकिन वहाँ पे संटिंग वगैरह या फिर किसी गेट पे लगा दिए तो वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो थोड़ी ऐसे हार्ड जॉब बच जाती है। अगर आपको ब्रांच लाइन मिल पाती है और नज़दीक मिल पाती है तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। हालांकि पॉइंटमैन में इतना काम नहीं होता, मतलब हार्ड वर्क तो कुछ होता ही नहीं इतना, संटिंग के अलावा थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पे मान सकते हो। अब बात करते हैं SNT की। SNT की लगभग 8 घंटे की जॉब होती है और डे जॉब होती है मोस्टली। अगर नाइट में कोई पॉइंट में फेलियर या फिर मतलब किसी सिग्नल में फेलियर आ गया है तो फिर वो देखने आते हैं, वरना 8 घंटे की जॉब होती है और इतना ज़्यादा काम नहीं होता, 2 से 3 घंटे काम होता है दिन में। अब बात करते हैं CNW की, मतलब कैरेज एंड वैगन। आपको इसका मतलब साफ़ सफाई देखनी होती है, मोस्टली सुपरवाइजिंग के टाइप का काम होता है।
और मेंटेनेंस टाइप में देखना होता है तो कैरेज एंड वैगन भी एक फिक्स लोकेशन पे जॉब होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है और बहुत बड़े बड़े जंक्शनों पे जॉब होती है। तो आपको हाई सिटी के HRA टाइप में भी मिलता है और सारी सुविधाएं भी मिल जाएंगी, तो इस हिसाब से CNW बहुत अच्छी जॉब बन जाती है। अब बात करते हैं वर्कशॉप की। जो वर्कशॉप मैकेनिकल होती है भी 8 घंटे की जॉब होती है, मोस्टली डे जॉब होती है और एक फ़िक्स लोकेशन पे होती है CNW टाइप में। CNW से थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाता है, इसमें मेंटेनेंस वर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन और प्रेफरेंस के मुकाबले ये भी बेटर है। अब बात करते हैं TL&AC वर्कशॉप। अगर TL&AC वर्कशॉप की मतलब टेलीकम्युनिकेशन और AC वर्कशॉप की बात करोगे तो एक फ़िक्स लोकेशन पे जॉब करनी होती है। अगर TL&AC की बात करोगे सिर्फ तो एक रिमोट जॉब होती है, मतलब आपको जो ट्रेन में AC कम्युनिकेशन है या मतलब पंखे इलेक्ट्रिक लाइट जो भी ख़राब होती है AC टाइप में, तो फिर वो देखनी होती है। मतलब अच्छी प्रेफरेंस है, इतना काम ज़्यादा नहीं होता। एक होती है ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल होती है जैसे कि मतलब क्वार्टर होते हैं या यहाँ पे जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होते हैं रेलवे के अंडर आते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आती है ना वो देखनी होती हैं। ऐसे ही सेड इलेक्ट्रिक, आपको नाम देख के ही पता पड़ जाए, सेड इलेक्ट्रिक होती है एक फिक्स लोकेशन पर वर्कशॉप होती है इलेक्ट्रिक इंजनों की। जो लोकोमोटिव इंजन होते हैं वो तो डीजल के होते हैं, अब मोस्टली इलेक्ट्रिक इंजन चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक के लिए भी ज़्यादा वैकेंसी होती है और वहाँ पे काले होने का या तेल वेल का इतना ज़्यादा काम नहीं होता, तो डीजल इंजन के बेटर इलेक्ट्रिक इंजन होती है जहाँ पे आप पहली प्रेफरेंस रख सकते हैं डीजल इंजन से या सेड से। एक फ़िक्स लोकेशन पे जॉब होती है ये। TRD की बात करें तो TRD होती है जो आपके ऊपर ट्रेन चलती है, मतलब टच करके पेंटागन लगे होते हैं, उनका पूरा मेंटेनेंस रखना होता है। ये थोड़ी रिस्की जॉब है लेकिन 2-3 घंटे की होती है, आपका ब्लॉक में ही काम होता है। वैसे जॉब ठीक है। अब बात करते हैं पीवे इंजीनियरिंग में आती है वेल्डिंग डिपार्टमेंट, ब्लैक स्मिथ डिपार्टमेंट, जो पटरी की मतलब ठीक ठाक करते हैं ट्रैक को, तो ये थोड़ी मतलब हार्ड जॉबों में आती चली जाएंगी। ब्रिज की थोड़ी रिस्की जॉब होती है, आपको ब्रिज में ही सुपरवाइजिंग या थोड़ा बहुत खुद भी वर्क करना होता है। एक होती है ट्रैक मशीन अगर सैलरी के मुकाबले देखोगे तो बहुत अच्छी जॉब बन जाती है, मतलब आपको 21 दिन काम करना होता है, 8-9 दिन की आपको रेस्ट मिल जाते हैं और मतलब छुट्टी और रेस्ट सहित, तो कब लगभग 7 से 8 दिन तुम घर आ सकते हो और उसके बाद तुम्हारा 21 का 21 दिन टीए लगता है, क्योंकि आपका हेडक्वार्टर कहीं और होता है, आपको जॉब कहीं दूर करनी होती है। तो जैसा कि सबको पता है कि अपने स्टेशन को छोड़ के कहीं भी जाते हैं तो आपको 625 रुपये पर डे दिए जाते हैं, तो आपकी जो सैलरी होती है लगभग 50,000 पहुँच जाती है, 45 से 50 पहुँच जाती है। 625 में अगर 20 के गुणा करके दोगे तो बहुत ज़्यादा, ऐसे ही कम से कम 15-16 हज़ार तो आपका टीए ही बन जाता है, 14-15 हज़ार। तो इसलिए ये सैलरी के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा बेटर है, लेकिन आपको फैमिली से दूर ही रहना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा दूर भी भेज देते हैं एक हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी, लगभग आपको जोन में ही रखेंगे लेकिन बहुत बहुत दूर भी भेज देते रहते हैं। और एक होती है ट्रैक मेंटेनर, ये सबसे नीचे इसलिए रखी गई है, ये थोड़ी हार्ड जॉब होती है, इसमें फील्ड वर्क होता है और इसमें थोड़ा ज़्यादा काम करना होता है। ये छुट्टी वुट्टी के मुकाबले तो ज़्यादा बेटर है, इसमें रिस्क अलाउंस ज़्यादा बेटर मिलता है, तो आप अपने हिसाब से फिर भी एक बार देख लेंगे अगर ऊपर नीचे इनमें से करना है। तो मेरे जो प्रेफरेंस रहा है, मेरी जो एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी इनमें से किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो। ठीक है, बाय बाय।